नमस्कार। औशर की सीरीज में आपका आज फिर स्वागत है और आज मैं एक ऐसा विषय लेने जा रहा हूं जिस विषय पे हमारे इतिहास की किताबों में चर्चा ही नहीं की जाती। अब जाके कुछ विश्वविद्यालयों में प्रवासी भारतीयों को लेके कुछ अध्ययन प्रारंभ हुआ है, लेकिन हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में अभी भी इससे संबंधित विशेष तौर से जो गिरमिटिया मजदूर यहां से गए, गिरमिटिया बोलते हैं उनको, एग्रीमेंट से वर्ड बन गया था गिरमिटिया, जिन्हें मजदूर बना के इस देश से बाहर भेजा गया था, और उसके संदर्भ में कई मिथक अंग्रेजों ने और उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने बनाए, और एक एक करके अपने व्याख्यानों में मैं उन मिथकों को तोड़ूंगा, क्योंकि जो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो आर्काइव्स में हमारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, वो कुछ और ही बात कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे इतिहासकार इन रिपोर्ट्स को कभी सामने ही नहीं ला पाए, उन पर ध्यान ही नहीं दिया। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि ये प्रवासी भारतीय जिन्हें यहां से गिरमिटिया मजदूर बना के ले जाया गया था, वो भारत से कोई पासपोर्ट पे बाहर नहीं गए थे भारत का लेके। उन्हें एक केवल एग्रीमेंट की तहत ले जाया गया था। लेकिन सन 47 के बाद नेहरू जी की सरकार ने उनको भारतीय होना स्वीकार नहीं किया कि वो भारत के नागरिक हैं, जबकि इन्होंने कभी अपनी नागरिकता छोड़ी नहीं थी। बहुत सारे मिथकों में से पहला मिथक जो आज मैं तोड़ने जा रहा हूं वो ये एग्रीमेंट का मिथक है, क्योंकि इस मिथक के द्वारा इतिहास की किताबों में लिखा गया कि जो भी गिरमिटिया मजदूर यहां से गए वो अपनी मर्जी से गए, अपनी स्वेच्छा से गए, एग्रीमेंट दस्तखत करके गए, उस पर अंगूठा लगा के गए, इसलिए इनको फोर्स्ड लेबर नहीं कहा जा सकता। ये तो अपनी मर्जी से गए थे। मतलब इससे बड़ा दुनिया को बेवकूफ बनाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। एक तरफ तो ये अंग्रेज कहते हैं कि ये अनपढ़ थे जो मजदूर यहां से गए थे हिंदुस्तान से, और दूसरी तरफ कहते हैं ये एग्रीमेंट साइन करके गए। तो भाई जो अगर अनपढ़ थे उन्होंने एग्रीमेंट पर कहां से साइन कर दिए? उनकी समझ में क्या एग्रीमेंट आ गए? एक एग्रीमेंट क्या होता है? इनके इस मिथक को अभी प्रोफेसर हीरा सिंह ने भी, कनाडा में हैं, एक सेमिनार में ट्रिनिडेड के अंदर काफी चुनौती दी थी। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट वो होता है जो दो लोग या दो पार्टी दस्तखत करते हैं और नीचे शर्तें लिखी होती है कि अगर कोई श्रमिक बाहर काम करने जा रहा है तो उसको इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये उसकी कार्य करने की स्थिति होगी, इतनी उसको छुट्टी मिलेगी, रहने का स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब एग्रीमेंट के हिस्से होते हैं। लेकिन जब आप एग्रीमेंट उनसे कर रहे हैं जो उसमें लिखी शर्तों को पढ़ ही नहीं सकते, ना ही उन्हें पढ़ के सुनाई जाती, वो लंबी लंबी कतारों में खड़े करके डिपो के बाहर, कलकत्ता से जहां से इन्हें ले जाया जाता था, मद्रास से, कलकत्ता से या बंबई के बंदरगाहों से, बस लगा हुआ अंगूठा, अगर किसी को दस्तखत करना आता है करो दस्तखत, और पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसा
तमाशा बनाया गया, क्योंकि इस एग्रीमेंट के अंदर कहीं पर भी उन सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक परिस्थितियों का जिक्र नहीं किया गया जिनके अंदर उन मजदूरों को वहां पे रह के काम करना था। ना ही कोई कानूनी व्यवस्था या क्या सुरक्षा उनको मिलेगी उसका कोई जिक्र किया गया। और इन एग्रीमेंट्स में जो समय की भी अवधि दी जाती थी कि एग्रीमेंट 3 साल का है, तो उसको वो उपनिवेशवादी जो प्लांटर थे, जो बड़े बड़े क्या कहेंगे बगानों में जिनके ये काम करने के लिए ले जाए जाते थे, गन्ने की खेती के लिए या और खेती के लिए, वो अपने आप बदल देते थे। 3 साल से 5 साल का कर देंगे, 5 साल से 10 साल का कर देंगे, जिससे कि ये श्रमिक वापस ही ना जा सके यहां से। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं इन एग्रीमेंट्स पे उठाने जा रहा हूं, क्योंकि अगर वो प्रावधान इन एग्रीमेंट्स में लिखे होते और मजदूरों को स्पष्ट कर दिए गए होते तो मैं नहीं समझता कि कोई भी भारतीय हिंदू या मुसलमान जो है वो यहां से गिरमिटिया मजदूर बन के बाहर जाता। उदाहरण के लिए, किसी एग्रीमेंट के अंदर यह नहीं लिखा गया था, विशेष तौर से हिंदुओं के लिए, कि इन स्थानों पर गयाना में, ट्रिनिडैड में, सूरीनाम में इनको अपने दाह संस्कार करने की इजाजत नहीं होगी। यानी शमशान नहीं होगा, और ना ही जो हिंदी रीति है दाह संस्कार की अग्नि दे करके उसका सम्मान किया जाएगा। और मैंने खुद अपनी आंखों से गयाना में, सूरीनाम में, ट्रिनिडैड में हिंदू कब्रिस्तान देखे कि उनको कब्रों में दफन होना पड़ता था। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर ये गिरमिटिया मजदूर को पहले बता दिया जाए कि तुम अगर मर गए तो तुम्हारा दाह संस्कार जो है तुम्हारे हिंदू धर्म की रीति से नहीं होगा, तो कहे हुए जाने को तैयार होगा। दूसरे सवाल पे अब ये मतलब ये देखिए, ये दाह संस्कार का तो जो अनुमति है ट्रिनिडैड के अंदर 1950 के दशक में दी गई आकर के, उसे पहले नहीं दी गई। दूसरा प्रश्न मैं उठाता हूं इस एग्रीमेंट के अंदर, किसी भी एग्रीमेंट में यह नहीं लिखा था कि तुम्हारी शादी अगर हिंदू तरीके से होगी या मुस्लिम तरीके से होगी तो शादी वहां पे मान्य होगी। इन शादियों को इन औपनिवेशिक बगानों में अमान्य कर दिया गया। मतलब ट्रिनिडैड जैसे स्थान पे तो आप ये समझिए कि 1935 तक मुस्लिम शादी मान्य नहीं थी और 1945 तक हिंदू शादी मान्य नहीं थी। तो इनसे जो बच्चे पैदा होते थे इन शादियों से, उनको इलिजिटिमेट चाइल्ड लिख दिया जाता था, यानी हरामखोर, कि सब हरामजादे हैं, इनका कोई बाप नहीं। आप समझ सकते हैं कि किसी भी हिंदुस्तानी के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, कोई इससे बड़ी गाली हो सकती है? बच्चे का अपमान कि बिन बाप का है ये, और उसकी मां का अपमान कि इसका मतलब तो इसकी मां जो है वो पता नहीं कैसे बच्चा पैदा कर दिया।
लेकिन किसी भी एग्रीमेंट में यह नहीं लिखा गया कि ये शादियां वहां पे मान्य होंगी, या ये नहीं बताया गया कि ये शादियां वहां पे अमान्य होंगी। अगर ये बता दिया जाता तो क्या कोई हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर बन के जाता वहां पे? क्या किसी एग्रीमेंट में ही लिखा गया कि सजा के तौर पे वहां पे कोड़े लगाए जाएंगे, या तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, या कौन सा कानून तुम पे लागू होगा? इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। किसी एग्रीमेंट में यह नहीं लिखा गया कि तुम अगर अपने परिवार के साथ जा रहे हो तो वहां पर तुम्हारे परिवार को भी तोड़ दिया जाएगा। यानी कि वहां पहुंचने के बाद पति को किसी बगान में भेज दिया जाएगा काम करने, पत्नी को किसी बगान में भेज दिया जाएगा, बच्चों को कहीं और भेज दिया जाएगा, परिवार तोड़ दिया जाएगा। यह भी किसी में नहीं लिखा। अगर यह भी लिखा होता या यह भी बता दिया गया होता तो क्या परिवार जाते यहां से? उसके बाद किसी को यह नहीं बताया गया कि तुम एक बगान में अगर काम करोगे तो तुमको ये स्वतंत्रता नहीं होगी कि तुम उस बगान को छोड़ करके दूसरे इलाके में चले जाओ। उसके लिए परमिट लेना होगा। वहां पे पहुंचने के बाद पता लगा कि अगर एक बगान में मान लीजिए अस्पताल नहीं है या कोई डिस्पेंसरी नहीं है और तुम्हें अपना इलाज कराना है तो दूसरी जगह जाने के लिए भी जो है तुमको दूसरे बगान में जाने के लिए भी या शहर जाने के लिए तुमको इजाजत लेके परमिट लेके जाना होगा। किसी भी एग्रीमेंट में यह नहीं लिखा गया कि अगर तुम्हें चाहे तुमने धन भी अर्जन कर लिया और तुमको अपने बच्चों को शिक्षित करना है तो बच्चों को शिक्षित करने के लिए तुम्हें उनका धर्म परिवर्तन कराना होगा, ईसाई बनना होगा, या ईसाई नाम रखने होंगे। आज भी आपको मिलते हैं ना, आप क्रिकेट में आपको आज भी नाम मिलते हैं, रोहन कनाई, है ना। कितने इस तरीके के नाम आप लोगों को मिलते हैं जो आधे क्रिश्चियन हैं और आधे हिंदू नाम है। किसी एग्रीमेंट में उनको यह नहीं बताया गया कि तुम्हारी काम करने की दशाएं वही होंगी जो अफ्रीकी गुलामों की थी। उन्हीं बैरक्स में तुम्हें रखा जाएगा, उसी तरीके से रखा जाएगा, उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर सुपरवाइजर होंगे। और सबसे मजे की बात तो ये कि जिन अफ्रीकी गुलामों को मुक्त किया गया था अब उनको भारतीय जो ये मजदूर ले गए उनके ऊपर सुपरवाइजर बना दिया गया। ये लोग एक ना हो पाए कभी। वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो इनमें फूट पड़ी रहे हमेशा, उसको वहां पे वो देखते रहे। खुद अंग्रेजों ने स्वीकार किया था और इसीलिए गुलामी खत्म हुई थी कि गुलामी की जो काम करने की दशाएं हैं, जो उनसे व्यवहार किया जाता है वो बहुत खराब है। लेकिन अफ्रीकियों को मुक्त करके भारतीयों को एक सोफिस्टिकेटेड गुलाम बना दिया गया कि ये तो एग्रीमेंट वाले गुलाम हैं, ये तो खुद अपनी मर्जी से आए हैं इस चीज के लिए। किसी एग्रीमेंट के अंदर उनके कानूनी अधिकारों का जिक्र नहीं है। ये भी जिक्र नहीं है कि वहाँ पे उनको जो तनख्वाह मिलेगी अगर वो पूरी नहीं मिलती तो क्या कर सकते हैं, क्या उनको उसके लिए सेफगार्ड मिला है, वो कहीं जिक्र नहीं है। और सबसे भयंकर बात देखिए,
किसी एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारी वहां पे मृत्यु हो गई तो तुम्हारे परिवार वालों को सूचित किया जाएगा, या जो तुमने पूंजी वहां अर्जित की है वो तुम्हारे परिवार को भेजी जाएगी। और यही नहीं, जिन जहाजों के ऊपर इनको ले जाया जाता था, उस जहाजी यात्रा के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे उठा के समुद्र में फेंक दिया जाता था उस लाश को। कोई खबर नहीं की जाती थी घर वालों पे। घर वाले यह सोचते रहेंगे कि वो बाहर है और वो तो बाद में थक जाएंगे, वो समझते हैं कि हमको छोड़ के चला गया, वो हमको भूल गया, लेकिन कोई उसका जिक्र जो है इसमें नहीं आता। मतलब ऐसे ऐसे हम पे आंकड़े मिलते हैं सरकारी फाइलों में से कि जैसे 1866-67 में 4527 मजदूर गए भारत से, उनमें से 180 की रास्ते में ही मृत्यु हो गई जहाजों के ऊपर। 67-68 में 3021 गए, उनमें से 109 की मृत्यु रास्ते में जहाजों पे हो गई। ऐसे आंकड़े हर साल के मौजूद हैं, लेकिन उनके परिवारों को सूचित तक नहीं किया जाता था। और ये मृत्यु किस वजह से होती थी? बीमारी की वजह से होगी, कम पोषण की वजह से होगी, लेकिन हर बार एक क्लीन चिट दे दी जाती थी जहाज के कप्तान को, जहाज के डॉक्टर को, कि नहीं इनकी कोई गलती नहीं है। और एक जगह तो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये तक लिख दिया कि ये तो पहले से बीमार थे जब ये जहाज के ऊपर आए थे, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। तो भाई अगर पहले से बीमार थे तो तुम तो जहाज पे चढ़ने से पहले उनका जो है मेडिकल मुआयना कराते थे, तो क्या वो झूठा था मेडिकल मुआयना? लेकिन हर तरीके से अंग्रेजों ने इनके ऊपर अलग अलग वो निकाले। हमें कई और आंकड़े मिलते हैं। उदाहरण के लिए सूरीनाम के अंदर 1873 में 2368 मजदूरों में से 2023 की मृत्यु हो गई। और एक स्टेट, कैथरीन सोफिया स्टेट थी सूरीनाम में, वहां 110 मजदूर थे, उनमें से 48 की मृत्यु हो गई। लेकिन किसी के घर वालों को सूचित नहीं किया गया, और एक क्लीन चिट उन स्टेट्स को भी दे दी वहां के गवर्नर ने कि नहीं साहब यहां तो कोई कमी नहीं थी, डॉक्टरी कहीं किसी बात की कमी नहीं थी। इसलिए ये कहना कि साहब वो अपनी मर्जी से गए, एग्रीमेंट साइन करके गए, और बजाय इसको इंडेंचर्ड स्लेवरी कहने के, जैसे हक टिंकर ने कही थी, गुलामी कहने के, ये शातिर अंग्रेज नए नए शब्द निकालते हैं। माइग्रेशन बोलते हैं उसको, और अब तो एक और शब्द निकाला, मोबिलिटी स्टडीज, यानी प्रवासन, और या एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का अध्ययन। अरे भाई प्रवासन तो वो होता है जो अपनी मर्जी से होता है, यहां मर्जी कहां थी? यहां तो तुम झूठ बोल करके, झूठे आश्वासन दे करके या जबरदस्तियां करके इनको ले जा रहे हो। तो ये फोर्स्ड माइग्रेशन है, ये स्वेच्छा से किए गए माइग्रेशन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि गिरमिटिया इतिहास की जब बात अब उभर के सामने आ रही है, तो ये तथ्य भी कि दुनिया में अपने आप को सभ्य कहने वाले ये अंग्रेज जो है कि ये कैसा समाज वहां पे बना रहे थे, और किन परिस्थितियों में इन्होंने जो भारत को एक बहुत बड़ा बाजार बना दिया था श्रमिक इकट्ठे करने का, उनको इकट्ठा करके ये झूठे आश्वासन देते थे, झूठे एग्रीमेंट बनाते थे, और वहां पे जाके एक दूसरी दुनिया उनको दिखाते थे। यही नहीं, इनको मतलब ऐसे ऐसे बहाने बनाते थे
उस सूर्यराम को कहते हैं हम तुम्हें श्री राम के देश ले जा रहे हैं, ट्रिनिडैड को कहते हैं हम तुम्हें चीनी देश ले जा रहे हैं, और बड़े सुरखाब के पर दिखाते थे। तो आज बात सिर्फ एग्रीमेंट पे, और अगले व्याख्यान में और कई जो मिथक अंग्रेजों ने फैलाए, हम उनकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब को, और हमें और सशक्त बनाइए, हमसे जुड़ के हमको अपना योगदान देंगे। नमस्कार।